नमस्कार मित्रों, कई बार चलता है चर्चा इस बात का भी कि साहित्य में राजनीति प्रवेश कर गई है, और कई बार ये भी चर्चा चलती है कि राजनीति में साहित्य प्रवेश कर गया है। बहरहाल मैं किस विषय में कितनी ज़्यादा ठोस प्रासंगिकता है उस पर विचार किए बिना मैं आपको सीधे रूप में उन राजनीतिज्ञों से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिन्होंने साहित्य में अपना दखल बनाए रखा। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हैं, एक तरफ वो जलसे जुलूस हैं, अनशन पर बैठने की प्रवृत्ति है, धरने पर बैठने की प्रवृत्ति है, और दूसरी ओर वही जब आपस में भीतर में जब अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से संवाद स्थापित करते हैं कुछ एक क्षणों के लिए, तो उस वक्त उनकी कविताएं भी फूटती हैं, पेंटिंग्स भी बनती हैं, और वो संस्मरणों की इतनी ज़्यादा झड़ी लगा देते हैं और उनकी भाषा पर पूरी पूरी पकड़ होती है कि आप अजब महसूस करते हैं कि ये आदमी राजनीति में आकर विवादास्पद बना, या ये महिला राजनीति में आकर विवादों का केंद्र बन गई। बेहतर होता कि अपने आप को साहित्य तक सीमित रखती या साहित्य तक सीमित रखता, तो निश्चित रूप से इनका जो मान सम्मान है वो ज़्यादा होता। लेकिन मित्रों, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि साहित्य में जय जयकार नहीं होती। सबसे बड़ा संकट ये है, और जय जयकार ये हर मनुष्य की एक कमज़ोरी है। मुझे याद है, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, कभी उनसे मैंने पूछ लिया था कि आप 16-17 घंटे लगातार कई बार फाइलें निकालते हैं, बैठे रहते हैं, आप सोते किस वक्त हैं और आपको थकान नहीं होती? तो उनका एक ही उत्तर था कि तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे, जब सारा दिन जिंदाबाद 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 के नारे और फूल मालाएँ और नोटों की मालाएं जब गले में डलती हैं और ढोल नगाड़े लेकर लोग हमारे स्वागत के लिए आते हैं, तो सारी थकान दूर हो जाती है, और उस वक्त बिल्कुल नहीं एहसास होता कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई या हमें कोई तकलीफ़ है। सारी बातें आदमी भूल जाता है। लेकिन आज मैं उसी विषय पर मूल रूप से रहना चाहता हूँ, भटकना नहीं चाहता। मित्रों, बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिनका साहित्य में और लेखन में दखल बना हुआ है, बना रहा है अतीत में भी। सबसे पहले अभी हाल ही में आपने चित्र देखे कैप्टन अमरिंदर सिंह के। बड़ा अजब लगा कि एक स्वयं मुख्यमंत्री, एक भूतपूर्व रियासत का महाराज और एक कद्दावर शख्सियत अपने आप में, वो अपने खिलाड़ियों के लिए बड़े प्यार से, बड़े चाव से स्वयं ही कुकिंग कर रहा है, स्वयं खाना बना रहा है। और खाना बनाने में भी उसने 3 दिन लगाए, और तीसरे दिन उसने लगातार वही काम किया कि वही नए पतीले, नई चीज़ें, और बड़े प्रेम के साथ, मानो किसी अपने जो बच्चे हैं, जो अपने ही परिवार के लोग हैं, जैसे कुछ बहुत कुछ ला रहे हैं तो उनके सम्मान में कुछ ना कुछ मुझे बनाना है। जैसे घर की पुरानी औरतें या घर के पुराने बुज़ुर्ग बड़े चाव से कुछ बनाते थे, तो बड़े चाव के साथ उसने रेसिपीज़ बनाई, उसने कुछ स्पेशल विशेष डिशेस भी तैयार किए, और उन डिशेस में वो मसाले भी प्रयोग किए जो कि राज दरबार में प्रयोग होते थे। तो अच्छा लगा। लेकिन उसी व्यक्ति को जब ये देखते हैं कि वो व्यक्ति एक लेखक भी है, तो बड़ा अजीब लगता है। कई लोग विश्वास नहीं करते। अक्सर ये धारणा बन जाती है कि इस शख्स ने तो किसी से लिखवा लिया होगा, अपना नाम दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्वयं इस बात का साक्षी भी हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप में अंग्रेज़ी भाषा पर अच्छी पकड़ भी रखते हैं और लिखते भी मौलिक हैं। मिलिट्री लिटरेचर के बारे में, सेना के साहित्य के बारे में जो कुछ अमरिंदर सिंह ने लिखा है, उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये शख्स कहीं भी किसी की मदद लेकर नहीं लिख रहा, बल्कि आत्मसाक्ष्य, अपने द्वारा अनुभव की गई चीज़ों के आधार पर लिख रहा है, और आप उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। इसी प्रकार से मित्रों, बहुत सारे ऐसे हैं मुख्यमंत्री और राजनेता जिन्होंने साहित्य का हमेशा सहारा अपने मन की शांति के लिए और अपने दमित भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया। पंजाब में सबसे पहले एक मुख्यमंत्री हुए थे गुरमुख सिंह मुसाफिर। गुरमुख सिंह मुसाफिर के बारे में मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि पंजाबी के बड़े अच्छे कवि थे, और उन्होंने कुछ एक पंजाबी के मुशायरों में एक मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी कविताएं पढ़ी थी। मुझे उनकी कविता की 2 पंक्तियां भी याद हैं जो उनके मुंह से ये एक स्टेज पर, मंच पर सुनी थी। तो पंजाबी आपको अगर आती हो तो आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं तो मैं समझा देता हूँ कि लोग कहते हैं
लोग कहंदे ने मुसाफिर उच्चा सुनन लग पिया, कि लोग कहंदे ने मुसाफिर उच्चा सुनन लग पिया। लोग कहते हैं मुसाफिर ऊंचा सुनने लगा है। मैं बहाना पा लिया है पूरा को नेड़े आउंदा। मैंने सिर्फ एक नज़दीक आने का, अपने प्रेमी या प्रेमिका के नज़दीक आने का एक बहाना ढूंढा है। वैसे मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। और इस तरह से गुरमुख सिंह मुसाफिर की कविताओं के संकलन भी छपे। 4 संकलन मुझे याद हैं, 4 प्रकाशित हुए थे। और कवि सम्मेलनों में उनकी जो उपस्थिति होती थी वो भी गज़ब की होती थी। और मुझे उनकी ज़्यादा कविताएं तो याद नहीं, लेकिन एक कविता उन्होंने ये भी थी कि हत्थां नूं मलदियां मलदियां हत्थां ते लकीरां ना रहियां, कि हाथों को मलते मलते मैंने हाथ की लकीरें ही। अब इस मुहावरे का जैसे आप मर्ज़ी प्रयोग कर लीजिए। बहरहाल छोड़िए, ये इस सिलसिला कमी थमने वाला नहीं है। मित्रों, जीवन शैली सबकी अलग अलग है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि उनके संवेदनशीलता या उनमें जो कलम को उठाने की जो प्रवृत्ति है कभी ज़ोर नहीं पकड़ती, बड़ा मन करता है उनका भी। और ये इस बात का प्रमाण पिछले दिनों मिला कि एक साहित्य समारोह में उन्होंने मंच पर बैठे ही प्रासंगिक माहौल के ऊपर टिप्पणी करने के लिए एक कविता रच डाली और कविता सुना भी दी। और बाद में उन्होंने अंतरंग रूप से अपने कुछ अधिकारियों के साथ ये स्वीकार भी किया कि मुझे मन भी मेरा करता है और चाव भी रहता है कि मैं कुछ न कुछ लिखूं, लेकिन नहीं लिख पाता। बहुत सारे बंधन, समय का अभाव और बहुत सारी चीज़ें घेर लेती हैं। फिर एक सीमा भी होती है कि कहीं कल को ये लोग ना कहें कि ये स्वयं तो लिखते नहीं हैं, लिखवा लेते हैं और सिर्फ अपना नाम जो है वो जारी कर देते हैं। तो इस प्रकार से बचाव की मुद्रा में वो रहना पड़ता है हर राजनेता को। मुझे याद है कि एक हरियाणा के बुज़ुर्ग राजनीतिज्ञ कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। वही है कि इसमें लोक लाज का ध्यान हर नेता के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखते हैं, मुख्यमंत्री भी। और वो इतने ज़्यादा कई बार अपनी निजी छवि के बारे में वो बड़े सावधान रहते हैं कि अगर मेहमान घर में आ जाएं तो उनका ये प्रयास होता है कि मेहमानों का प्रति मेहमान की दर से जो भी खर्च आता है वो राजकोष से मैं ना लूँ, उसका भी चेक काटते हैं। अपना जो आवासीय कक्ष है वो उनको मिला हुआ है, लेकिन उसमें जो सुविधाएं उनके जो नियुक्ति पत्र है उसमें शामिल नहीं है, उनका वो बाकायदा अपने चेक काटते हैं और उसकी चेक का जो है उसके द्वारा भुगतान करते हैं। अपना निजी कक्ष कहीं दूसरा है जिसका प्रयोग मेहमानों के लिए हो रहा है, तो उस निजी कक्ष में एक मीटर अलग होता है बिजली का। मतलब यह है कि एक प्रयास इस बात का करते हैं कि यथासंभव जीवन में शुचिता बनी रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो प्रचार से बड़ा परहेज़ करते हैं ऐसी बातों के। और ये प्रचार से परहेज़ करना मित्रों कई बार बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को। जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो कतई मीडिया सेवी नहीं हैं। अपने प्रचार के लिए एक वर्ष में औसतन 3 या 4 पत्रकार सम्मेलन से ज़्यादा वो पत्रकारों को एड्रेस नहीं करते, उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं करते, उनकी आदत ही नहीं है। और उनके बयान भी कभी आपको लंबे चौड़े अखबारों में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन वो आदमी सफल है, इस सीमा तक सफल है कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। और पहले 3 बार उनके पिताश्री वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिताश्री तो केंद्र में भी मंत्री रहे थे, बीजू पटनायक। और पिता के नाम से ही वो पार्टी भी चल रही है, बीजेडी, बीजू जनता दल के नाम से वो पार्टी भी, उनकी संगठन भी चल रहा है। लेकिन प्रदर्शन से वो बड़ा परहेज़ करते हैं। और कभी आप नहीं देखेंगे कि नवीन पटनायक ने अपने पद का उपयोग, दुरुपयोग या सदुपयोग अपनी छवि बनाने के लिए किया हो, यह कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसका एक कारण ये भी है कि घर में लिखने लिखाने का माहौल है। उनकी अपनी जो बहन है सगी, वो एक अंग्रेज़ी की प्रख्यात लेखिका हैं और घर में पुस्तकों पर चर्चा की संस्कृति निरंतर बनी रही है। वैसे उड़ीसा में ये बात नई नहीं है। इनसे भी पहले पुराने वक्त में एक उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी नंदिनी सतपथी, स्वयं अच्छी लेखिका थी। उनका भाई तथागत सतपथी भी अपने समय का प्रख्यात लेखक था। और इनके भी 5 या 6 जो उपन्यास थे नंदिनी सतपथी के भी आए थे।
तो ये मुख्यमंत्री पद के साथ साथ अपने संवेदनाओं का जो है एक प्रकार से जो स्तर होता है उसको पूरी तरह से बनाए रखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ताज़ा तरीन आपके सामने उदाहरण है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पिछले वर्ष टैगोर की पेंटिंग से भी ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व एकत्र करने में सफल रहीं। कुछ लोग कहते हैं जी मुख्यमंत्री हैं इसलिए पेंटिंग बिक गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बंगाल में ऐसा नहीं होता। बंगाल में आज भी जो भी टैगोर का सम्मान है उसको कोई नहीं पहुंचता। लेकिन ये ज़रूर है कि जब कला समीक्षक बैठते हैं तो वो बहुत सारी बातों में समझते हैं कि टैगोर ने अपने समय में जो दिया वो कालजयी था, सब कुछ था। लेकिन अब जो नई परिस्थितियां हैं, जो नई परिस्थितियों की जो चुनौती है, उसको टैगोर होते तो बड़े अच्छे ढंग से उसको व्यक्त करते, लेकिन वो समय बीत चुका है, परिस्थितियां बीत चुकी हैं। तो इसलिए ये एक आरोप लगाना कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये सिर्फ इसलिए बिकी कि मुख्यमंत्री की हैं, ये भी एक अच्छा आरोप नहीं है, सुखद आरोप नहीं है। और ऐसे आरोपों को तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा ही उदाहरण मित्रों हमारे मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्रियों के भी रहे हैं। उन्होंने भी खूब लिखा है। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, 3 पुस्तकें उनकी बड़ी चर्चा में आईं और खूब बिकी। 3 में एक जेल के कारावास के समय के संस्मरण है एक में, और एक में काफिले की बात है, कारवां की बात है, और एक तीसरी उनकी कृति जो है वो अपनी आत्म संस्मरण जो है, आप आत्मकथा भी कह सकते हैं, उस शैली में लिखी गई एक तीसरी पुस्तक है। तीनों खूब बिकी और उनका। और अटल जी के बारे में तो ये स्पष्ट है ही कि अटल जी की कविताओं की जो पुस्तकें हैं वो अपने समय में बहुत लोकप्रिय रहीं। और वहाँ भी कुछ लोग यही चस्पां करते हैं कि प्रधानमंत्री बने इसलिए लोकप्रिय हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अटल जी पहले भी मित्रों अतीत में सत्ता में आने से पहले भी नीरज जैसे कवियों के साथ रंगमंच, कवि मंच जो है, कवि सम्मेलनों के मंच को उसमें उस प्रभावोत्पादक ढंग से संभालना और वहाँ पर कायम रहना, ये अटल जी को आता था। और कई बार तो नीरज की शिकायत ही होती थी कि हम लोग अभी गीत का तरन्नुम बना रहे होते हैं और तुम अपनी छवि से यार एक ओज का स्वर देकर सारे के सारे कवि सम्मेलन को लूट ले जाते हो। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह किसी भी रूप में रहे हों आप, उनकी नीतियों से सहमत हों ना हों, लेकिन उनकी कविताओं से आप असहमत नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में हमारे सामने आई हैं। और कहा यह जाता है कि देश के 6 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा। उनमें चौधरी चरण सिंह भी थे, उनकी भी 5 या 6 किताबें आई हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्र पर आधारित हैं या कृषि की विवेचना पर आधारित हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है कि यदि पृष्ठ संख्या और शब्द संख्या भी देखनी हो तो उनकी पुस्तकें जो थी वो ज़्यादा प्रभावी थी। उनकी 2 पुस्तकें ज़्यादा चर्चा में रहीं, तीसरी भी उन्होंने लिखी थी पर तीसरी पर चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, जो अपने आप में भारत की खोज जो है वो अद्भुत, उस पर सीरियल भी बने और उसको भारतीय संस्कृति के अंतर्दर्शन की प्रामाणिक पुस्तक भी माना जाता है। और दूसरी जो उन्होंने जेल से जो पत्र लिखे अपनी बेटी के नाम, उन पर जो पुस्तक छपी वो भी एक अद्भुत पुस्तक थी। और उनकी ये भी कहा जाता है कि यदि ये राजनीति में जाने की बजाय ये साहित्य में होते तो शायद कहीं ना कहीं इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी इनका नामांकन ज़रूर होता। और बाकी जो है इसमें वीपी सिंह का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया। तो बहुत सारे अन्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं जिन्होंने समय समय पर बहुत सारी पुस्तकों की या तो अनुवाद किए या मूल रूप में लिखे, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत के राजनीतिज्ञ विशेष रूप से तमिलनाडु के, वो तो खैर बात ये और है कि हर वहाँ का मुख्यमंत्री, लगभग सभी मुख्यमंत्री वहाँ के या तो संवाद लेखक रहे, पटकथा लेखक या कहानी लेखक या फिर कवि रहे। और ये सिलसिला मित्रों कहने का मकसद ये है कि फाइल और राजनीति और जिंदाबाद मुर्दाबाद इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं एक संवेदना का स्वर है जो गुनगुनाता रहता है। शुक्रिया दोस्तों।